सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूं YET की एडिटोरियल क्लास में। ये क्लास खास होती है क्योंकि मैं इसमें इंटीग्रेट करता हूं आपके एग्जाम के सेक्शन को। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन, क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी, सब चीज़ों के ऊपर इसके अंदर क्विजेस इस क्लास के अंदर जो ऑलरेडी हमने शामिल किए हुए हैं। अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहें तो आपको इसको समझना है एक ऑफलाइन क्लास है ना। अपना रूम बंद करें, कान में एक हेडफोन लगाएं, डोर को क्लोज करें और जहां मैं आपसे सवाल पूछूं उस सवाल का जवाब अपने आप से पूछें। बस इसी तरह से आप मेरे साथ चलेंगे जैसे कि मैं आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन क्लास में, आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। चलिए शुरू करेंगे एट द हाई टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट थीम के ऊपर अपना एडिटोरियल बेस्ड आज का। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है एट द हाई टेबल। देखो हाई टेबल से ऐसा कहने का मतलब क्या है, अब इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा महासभा की परमानेंट नहीं टेम्परेरी मेंबरशिप मिल गई 2 साल की। तो अब हाई टेबल पे इंडिया बैठेगा जाकर के, बड़े लोगों के बीच, बिग 5 कंट्रीज के बीच में जाकर के इंडिया बैठेगा। तो कह रहा है उस हाई टेबल पे, उस ऊंचे प्लेटफॉर्म पे इंडिया को क्या करना है ना, एट द हाई टेबल। अब देखो मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया मस्ट अडॉप्ट value based positions at the UNSC and be the voice of the weaker nations। कह रहे इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए, इंडिया को करना ही चाहिए इस चीज़ को अपने आप पे लागू। और किस चीज़ को? वैल्यू बेस्ड पोजीशन को, ऐसी पोजीशंस को जो वैल्यू बेस्ड है, ऐसे मुद्दों को उठाना है जिसके अंदर कुछ वैल्यू निकले है ना। वैल्यू बेस्ड पोजीशंस को लेनी है। अच्छा कहाँ पे लेनी है? एट लगा के बता रहा है UNSC में है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अच्छा और इंडिया को क्या करना है? इंडिया को मस्ट बी होना ही चाहिए वॉइस, आवाज़ वीकर नेशंस की, कमज़ोर देशों की। तो इंडिया को 2 काम करने को कह रहा है। एक तो अपना लो आप ऐसी पोजीशंस को, वैल्यू बेस्ड पोजीशंस को, और बन जाओ आप आवाज़ कमज़ोर नेशंस की, जो कमज़ोर हमारे देश हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट है इंडिया, इंडिया के आई है 2 वर्ब्स। पहली कौन सी आई है? मस्ट अडॉप्ट। दूसरी कौन सी आई है? मस्ट बी। कैसे पता लगा मुझे? बी वाली जो है उसके आगे मस्ट लगा हुआ है, कैसे पता लगा मुझे? हमारे पास एक सिंपल रूल कहता है इंग्लिश का, जब भी एक सब्जेक्ट 2 वर्ब्स लेगा तो बीच में एंड कंजंक्शन होगी या कॉमा लगा होगा, एंड कंजंक्शन होगी या कॉमा लगा होगा। और दूसरा काम क्या? दूसरी जो वर्ब आई ना उससे पहले पहले वाले की हेल्पिंग वर्ब को आपको फिट करके देखना है ना। अगर वो फिट हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरे वाले की ही हेल्पिंग वर्ब आपने मिस कर रखी है। पहली हेल्पिंग वर्ब को आप दूसरे के सामने अपने यहाँ अज्यूम कर लो। तो इंडिया मस्ट अडॉप्ट एंड इंडिया मस्ट बी द वॉइस ऑफ, अब इस पे कॉन्सेप्ट है मस्ट बी द वॉइस ऑफ वीकर नेशंस। इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है। तो मस्ट नाम की मॉडल वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है, दोनों जगह पे दोनों मेन वर्ब्स के आगे आ रही है। समझ गए ना? अडॉप्ट करना होता है किसी चीज़ को अपना लेना है ना, टू टेक अप समथिंग, एक्सेप्ट समथिंग, इंडोर्स समथिंग। और एक बहुत अच्छा इसका सिनोनिम है रेटिफाई। जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को रेटिफाई कर देती है ना, गवर्नमेंट क्या बोलती है? मान लो आज कोई नया बिल लेकर के आए सरकार और बोल दे कि भाई हमने रेटिफाई कर दिया सर इस बिल को, इसका मतलब ये होगा उस कानून को, उस बिल को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया है ना, उसको अपना लिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो रेटिफाई करना मतलब किसी चीज़ को पूरा कंफर्म कर देना अच्छे तरीके से। आ जाओ इसमें कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब को अपने ओमिट कर देते हैं दूसरी वर्ब से पहले। फटाफट से इसके अंदर कुछ इंट्रिकेसीज हैं, हमने देखेंगे कैसे इस पे ग्रामर रूल्स बनते हैं। आप तीनों सेंटेंसेज में मुझे बताएंगे क्या एरर आपको दिख रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे उन एरर्स को अपने को सॉल्व करना है। फटाफट कोशिश करें, स्क्रीन को पॉज करें, यहाँ पे 2 मिनट लें, 5 मिनट लें, जितना लेना चाहें लें, फिर मेरा जवाब सुने ताकि आपको मालूम चले। चलो मैंने सेंटेंस की पार्सिंग कर दी है। यहाँ पे डार्क के अंदर आप देख रहे हो सब्जेक्ट्स और अंडरलाइन देख रहे हो आप वर्ब्स, है ना। बस इसी फॉर्मूला पे हम चलेंगे। मैंने आपको बताया था अगर एंड या कोमा के बाद दूसरी वर्ब आ जाए तो पहले वाले सब्जेक्ट से ही वो जो ना जुड़ी होती है, और जो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगी हो उन वर्ब्स के आगे भी आपको फिट करना है ना। अब इससे एरर निकलेंगी। देखो UN ने रिकमेंड किया, UN सब्जेक्ट वर्ब होगी रिकमेंड। यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा सबको वो दिया, सजेशन दिया। अच्छा क्या? कि चाइना को अडेयर करना चाहिए, चाइना को जो है ना सख्ती से फॉलो करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रीटीज को। तो चाइना सब्जेक्ट हो गया, शुड अडेयर हमारी यहाँ पे वर्ब होगी। शुड हो गई हेल्पिंग वर्ब, अडेयर हो गई मेन वर्ब। कैसे पता लगा? शुड, वुड, कुड, मुड, ये सब के सब क्या मॉडल वर्ब्स हैं। विल है ना, माइट, ये सब के सब हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो चाइना के बाद में शुड नाम की हेल्पिंग वर्ब आई और मेन वर्ब आई अडेयर। आगे देखा मैंने कॉमा के बाद एक दूसरी वर्ब आ रही है रिस्पेक्ट। देखते मुझे क्या पता लगा, ये दूसरी वर्ब जरूर ही चाइना की ही दूसरी वर्ब है, क्योंकि
इससे पहले वाली वर्ब एक ऑलरेडी आ चुकी है और कॉमा बीच में लग गया, है ना। अब मेरा दिमाग क्या कहना चाहिए, इस शुड को मुझे यहाँ पे फिट कर देना, है ना, यहाँ पे फिट कर देना। और फिर देखो उसके बाद शुड रिस्पेक्ट इंडिया सोवेनिटी एंड मेंटेन्स पीस, तीसरी वर्ब आ गई मेंटेन्स, है ना, एंड के बाद। तो मेरा दिमाग क्या कहता है, यहाँ भी इस शुड को यहाँ पे मुझे फिट कर देना है ना। ऐसा बन गया आपका सेंटेंस। अब ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बिगनर लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मैं ऐसा शुड को यहाँ पे ना डालूँ ना, यहाँ पे ना डालूँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एस लगाने की कोशिश करोगे। चाइना को अडेयर करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रीटीज को, चाइना को रिस्पेक्ट करना चाहिए इंडिया की सॉवरेनिटी को, और चाइना को मेंटेन करना चाहिए पीस को। एस कैसे आया, क्योंकि आपको पता है चाइना सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पीछे एस या एस को ऐड करते हैं। पर अब भूल क्या गए इस प्रोसेस में, ये जो शुड है ना, शुड ये यहाँ भी लगी हुई है और ये यहाँ भी लगी हुई है, सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रही वो, है ना, सिर्फ आपको वो इनविजिबल होने के कारण दिखाई नहीं दे रही। अगर वो इनविजिबल है और लगी हुई है तो यहाँ पे अडेयर के बाद भी एस नहीं आएगा, इस रिस्पेक्ट के बाद भी एस नहीं आएगा, और इस मेंटेन के बाद भी जो है ना एस नहीं आएगा। समझ गया ना। मॉडल अपने बाद कभी भी एस या एस वाली वर्ब को लेती नहीं, हमेशा बेनिफिट को लेती है। अक्सर एक जगह मॉडल लगी होगी, आगे की वर्ब से मॉडल दिख नहीं होगी, आप वहाँ पे एस या एस चिपका जाते हो। तो एरर नंबर 1, हमेशा मॉडल को माइंड करें, इनफैक्ट हर हेल्पिंग वर्ब को माइंड करें जब जब वर्ब्स कॉमा या एंड से जुड़ी हो। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं, है ना। समझ गए ना, इसमें मेंटेन्स की जगह मैंने मेंटेन कर दिया इस शुड के कारण, रिस्पेक्ट्स की जगह मैंने रिस्पेक्ट कर दिया इस शुड के कारण। कह रहा है इंडिया एंड चाइना हैव फॉट 2 वॉर्स इन द पास्ट एंड गोइंग टू फाइट अनदर वन इन द फ्यूचर। देखो देखने में बिल्कुल सही सेंटेंस है। इंडिया और चाइना लड़ चुके हैं पास्ट में 2 वॉर्स को, और लड़ने वाले हैं एक और को फ्यूचर के अंदर, आर गोइंग टू फाइट अनदर इन द फ्यूचर। दिक्कत क्या है, अगर मैं अपने फॉर्मूला को लगाऊं ना, एंड कंजंक्शन के बाद दूसरी एक वर्ब आई हुई है, तो मुझे पहले वाले की हेल्पिंग वर्ब उठानी है और यहाँ पे कर देनी है फिट, एंड हैव गोइंग टू फाइट अनदर वॉर इन द फ्यूचर। इससे हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसको लगाया मुझे पता लगा इस सेंटेंस तो गलत है। क्यों, क्योंकि हैव तो अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, तो अपने बाद हमेशा फाइट की फॉर्ट लेगा। यहाँ पे हैव के बाद गोन लेगा, गो नहीं, गोइंग नहीं लेगा, है ना। गो, वेंट, गोन, तो गोन होना चाहिए ना, तो गोइंग आ गया। मतलब ये हैव जो है ना, हैव यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा नहीं आएगा तो सर इसकी एक हेल्पिंग वर्ब तो होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा इज, एम, आर, है ना, वॉज, वर, बी, बीन, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंडिया और चाइना के हिसाब से आर नाम की हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है। तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या निकला, एंड कंजंक्शन के बाद दूसरी वर्ब अपनी अलग से हेल्पिंग वर्ब भी लेकर के बैठी हो सकती है। आपको हमेशा पिछले वाली वर्ब को उसकी हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई नहीं करना। अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई करो, अगर सेंटेंस सही बैठ रहा है, उसका मीनिंग निकल रहा है, तो अप्लाई होगी, उसी के हिसाब से मेन वर्ब लगेगी। अगर वो अप्लाई नहीं हो सकती है तो मेन वर्ब को चेंज मत कर देना, मेन वर्ब के हिसाब से सही वर्ब को उठा लेना। समझ गए। अब देखो तीसरा फॉर्मूला, ये तो ट्राइड था, है ना, गोइंग था, आपने देख लिया वर्ब की एनजी फॉर्म है। मान लो ट्राइड हो, जिसकी सेकंड फॉर्म भी ट्राइड है और थर्ड फॉर्म भी ट्राइड है। आपने यहां से उठाया इंडियन साइड हैज सिक्योर्ड एवरी इंच ऑफ द एलएसी एंड ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टैंड ऑन द क्लैशेस ऑफ मंडे। अब आप बोलो सर यहाँ पे हैज लगा है या नहीं लगा, मैं कैसे बताऊं। मान लो हैज को लगा दूं तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अगर मान लो आप कहते हो सर हो सकता है अपना टेंस लेके बैठा हो, तो पास परफेक्ट टेंस, पास इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। अब इस पर ध्यान रखना, जब भी ऐसा कंफ्यूजन का केस हो तो आपको हैज दिखा होगा, स्पेशली दिया होगा। अगर नहीं दिया हुआ ना तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। फिर सुन लो, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों आपको कंफ्यूजन लग रही हो, इस हैज को लगा दूंगा तो ये थर्ड फॉर्म मान लूं, ना लगाऊं तो ये बन गई सेकंड फॉर्म, है ना। तो मैं दोनों में से क्या मानूं, इसको आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मानेंगे। लैंग्वेज आपकी कंफ्यूजन को कम करने के लिए होती है, बढ़ाने के लिए नहीं होती है। अगर इसने यहाँ पे हैज देना होता तो स्पेशली आपको लिख करके दूसरी बार भी देता, क्योंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, तो आपको ऐसा कंफ्यूजन में नहीं डालेगा ये कि भाई तुम हैज मानो या ना मानो। भले इसने जानबूझ के नहीं लगाया हैज, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म को लगाना चाह रहा था। छोटी छोटी चीजें हैं ये किसी भी कॉन्सेप्ट में ना, ये वाला कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर में जो है ना क्लियर नहीं होगा आपका, ये होगा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से। रीडिंग के टाइम इन चीज़ों पर ध्यान दें मेरे साथ। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सारे सब्जेक्ट्स रोज की तरह ग्रीन है, सारी की सारी सब्जेक्ट्स हर रोज की तरह पिंक है। आपसे फिर बोल रहा हूँ मैं, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब नहीं पकड़ पाते हो और इस एक्सरसाइज को मेरे साथ नहीं कर रहे हो, इसकी कॉस्ट आप चुकाएंगे, है ना, बहुत बुरे तरीके से चुकाएंगे, मार्क्स के रूप में, मार्क्स की फॉर्म में। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना नहीं सीख रहे हो, 60% जंग आप इंग्लिश की हार चुके हो।
आपको नहीं हारना ऐसी जंग को, सब्जेक्ट वर्ब को मेरे साथ पकड़ते जाए। ग्रीन में सब्जेक्ट है, पिंक में वर्ब है, जैसे मैं बोलूँ वैसे आप पढ़ो, है ना। पढ़ते ही आपको सेंटेंस क्लियर हो जाएगा मेरा। हर रोज इस एक्सरसाइज को मेरे साथ करें। चलो एक समरी दे देता हूँ। कह रहा है यूएनएससी में इंडिया को मिल गई है टेम्परेरी पोजीशन। इससे क्या होगा, इंडिया बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर जो है ना हिस्सेदारी लेगा अपनी। कह रहा है अब इसमें एक दिक्कत भी है। क्या, यूएनएससी जो है ना ऑलरेडी बहुत पोलराइज्ड है, बहुत सारे मेंबर चाइना के खिलाफ है ना। इंडिया भी खिलाफ है चाइना के, और ओवरऑल पूरा वर्ल्ड जो है ना आज की डेट में फेयर नहीं चल रहा है। यूएस से चाइना का जंग चल रही है ना, यूएसए की कहीं और जंग चल रही है। कुल मिलाकर के यूएनएससी अब एक है ना टोटली अनबायस्ड संस्था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गई है। तो आपको अपनी बैटल्स चूज करनी है, अपनी उन्हीं चीज़ों में भागीदारी रखनी है यूएनएससी के अंदर जिससे कुछ मतलब निकले। फालतू की नेतागिरी में नहीं पड़ना है। आपके पास ना इतने रिसोर्सेज हैं, ना इतना टाइम है ना। इनके पास तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत टाइम भी है और बहुत पैसे भी हैं, आपके पास तो है नहीं। तो इस पोजीशन का पूरा फ़ायदा उठाओ और ऐसे पोजीशन, ऐसे स्टैंड ही लेना जिसमें आपके लिए कुछ वैल्यू निकलती हो। फोकट की नेतागिरी के अंदर ना अपना नुकसान करना, ना किसी और का नुकसान करना, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ कह रहा है वीकर नेशंस की आवाज़ बनो। अगर आप वीकर नेशंस की आवाज़ बन जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली लीडरशिप जो है ना, लीडरशिप रोल मिल जाएगा वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर। तो अगर इसका फ़ायदा इस तरीके से इंडिया को उठाना है। शुरू करें फटाफट से। समरी को कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में लिखने की। आप लिखते हैं, लिखने से बेहतर बनते हैं। हर रोज़ जो लड़के लड़कियां समरी लिख रहे हैं अपने में इंप्रूवमेंट देख रहे होंगे। जरूर से समरी डालें इस कमेंट में, और अपनी समरी को ना चेक भी कर सकते हैं दूसरों की समरी से मैच करके। शुरू करता हूँ। कह रहा है इंडिया सिलेक्शन टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल as a non-permanent member is a significant diplomatic victory for the country, which has long been pushing for reforms at global institutions. करे इंडिया को जो इलेक्शन है ना, इंडिया का जो चुनाव है, अच्छा कहाँ पे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा महासभा में। और कैसे, एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह है, एक अस्थायी मेंबर की तरह है। करे जो इलेक्शन है ना, इसकी बात आगे ये है अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री, एक बड़ी ही सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक कूटनीतिक जो है जीत है, विक्ट्री है। किसके लिए, फॉर द कंट्री, हमारे देश के लिए। अच्छा, एक कौन सी कंट्री है, कह रहा विच हैज लॉन्ग बिन पुशिंग फॉर रिफॉर्म्स एट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। कह रहे ये वो कंट्री है जो बहुत लंबे समय से पुश फॉर कर रही है, कोशिश कर रही है, जोर लगा रही है रिफॉर्म्स का, सुधारों का ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो कह रहे इंडिया का इलेक्शन जो है ना एक नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया की आज की डेट में। ये एक ऐसा देश है इंडिया जो पुश फॉर कर रहा है, जोर लगाया जा रहा है रिफॉर्म करवाने के लिए, सुधार करवाने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, दुनिया भर की संस्थाओं में। समझ गए सेंटेंस को। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा तो कुछ भी नहीं है इसमें, नहीं पकड़ा तो परेशान रहोगे ना, क्या लिख दिया सर इसने। अब इसमें देखने वाली चीज़ों पे आते हैं फटाफट से। हैज़ लॉन्ग बिन पुशिंग फॉर, इस स्ट्रक्चर से मुझे नहीं पता हैज़ बिन से लोग क्यों डरते हैं। देखो इसमें कन्फ्यूजन इसलिए होती है ज़्यादातर लोगों को क्योंकि हैज़ हैव बिन है ना अपने बाद में V3 भी ले लेता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी ले लेता है, और कभी कभी कुछ नहीं लेता। वैसे तो इस पर एक अलग वीडियो में कर चुका हूँ, यहाँ मैं डाल भी देता हूँ, जिसको डिटेल में देखनी हो 10-12 मिनट की है, उसमें क्विज भी है लास्ट में, है ना। और अगर अपने इसको समराइज करना चाहें तो आज अपने इसको समराइज कर लेते हैं यहीं पे फटाफट से। हैज़ हैव बीन जो है ना, इसके बाद में 3 स्ट्रक्चर बनेंगी, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, या दोनों में से कुछ नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म इनके बाद में कभी भी नहीं आएगी। अच्छा सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या होगा, फटाफट अपने दिमाग चलाओ। बी फैमिली की वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पहला वाला भूल जाओ, इसको तो आना ही था ये, है ना। बी फैमिली की वर्ब के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, क्या मतलब होगा इसका, पैसिव सेंटेंस है। इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव स्ट्रक्चर है ये, है ना। चलो दूसरा देखो, हैज हैव बीन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। ऐसा एक काम जो जारी है, बिन और हो चुका है, और क्या प्रेजेंट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर होती है ये बताती है किसी काम को जो पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। मैं 10 सालों से यही खाता आ रहा हूँ नाश्ते में, वो 20 सालों से यही करती आ रही है हर रोज़ सुबह, वो 15 दिनों से यही करते आ रहे हैं, वो 3 घंटे से बढ़ता जा रहा है। मतलब कोई काम 2, 4, 10, 15 दिन पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है, पास में भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पता लगेगा, इसमें कंटिन्यूटी की वर्ब आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हैज हैव बीन के बाद। तीसरी स्ट्रक्चर क्या है, हैज हैव बीन के बाद कुछ नहीं आएगा, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर परफेक्ट टेंस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगती है, यहाँ तो लगी नहीं। अरे बाबले ये क्या है, बीन क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है, बी बिन, ये बिन जो है ना बी फैमिली की थर्ड फॉर्म ही होती है।
तो हैज़ आपके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके अंदर कुछ काम नहीं हो रहा होता, एक्चुअल के अंदर आप किसी स्टेट को, किसी अवस्था को बताते हो। वो टीचर है, वो बहादुर है, वो अच्छा है, वो खराब है, समझ गए ना। कुछ किसी आदमी की अवस्था के बारे में बताते हो, एक्चुअल में लिंकिंग वर्ब है, अगर आपने लिंकिंग वर्ब मेरे साथ समझी हो, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की लिंकिंग वर्ब है। फटाफट से इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा आपके लिए तीनों को कैसे यूज करना है। कोविड हैज़ बीन डिस्ट्रॉइंग ह्यूमन लाइफ्स, सबसे पहले क्या देखूंगा, हैज़ बीन आया, हैज़ बीन के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, मतलब बन गई स्ट्रक्चर नंबर 2। काम हो रहा है जो हो भी चुका है और आज भी जारी है। तो कोविड जो है ना, डिस्ट्रॉय करता आ रहा है आदमी की जिंदगियों को, कोविड खराब करता आ रहा है इंसानी जानों को, समझ गए ना। ऐसा काम जो उसने पहले भी किया और आज भी उसका करना जारी है। अब इसके अंदर एक और इसकी एक निशानी होती है, खासियत होती है स्ट्रक्चर की, इसमें सिंस या फॉर भी लग जाता है पीछे। भाई कब से करता आ रहा है, सन 2010 से। भाई कब से करता आ रहा है, पिछले 15 सालों से, समझ गए ना। तो सिंस फॉर लगा करके मैं सेंटेंस को और भी आगे बना सकता हूँ, सिंस 2009 फॉर 11 ईयर्स, है ना। तो ये होगी आपकी स्ट्रक्चर नंबर 2 की, हमने एक सेंटेंस देखा। अगला देखो, सेवरल ह्यूमन लाइव्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय कोविड, बहुत सारी जिंदगियां इंसानी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं कोविड के द्वारा। हुआ क्या इसमें, हैज बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखते क्या पता लगा, स्ट्रक्चर ये वाली है फर्स्ट वाली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। कैसे पता लगा, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनता है इंग्लिश में जो है पैसिव वॉइस का। तो बहुत सारी लाइव्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं कोविड के द्वारा। लाइव्स ने कुछ काम नहीं किया, लाइव्स के ऊपर काम हुआ है, लाइव्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। यही पैसिव का काम होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को सेंटेंस के एक्शन का रिसीवर बना देते हैं, है ना। सेवरल लाइव्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कोविड। अब देख लो तीसरा क्या है, हैज़ बीन के बाद में कुछ भी नहीं आएगा। शी हैज़ बीन अ टीचर, शी हैज़ बीन अ टीचर सिंस 2010 और शी हैज़ बीन ब्रेव। आप 2 सेकंड का यहाँ पॉज लें, मुझे बताएं इन पहले वाले 2 सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है। शी हैज़ बीन अ टीचर और शी हैज़ बीन अ टीचर सिंस 2010, आज की डेट में वो टीचर है या नहीं, इन पहले वाले दोनों सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है, कैसे आप पता करोगे। इसीलिए बोलता हूँ आपकी वर्कशॉप है। पहले वाले सेंटेंस का मतलब है वो एक टीचर रह चुकी है, दूसरे वाले सेंटेंस का मतलब है वो 2010 से आज भी एक टीचर है। इसमें यह मतलब क्या है, हो सकता है वो आज टीचर ना हो, इसमें क्या कह दिया हमने, वो आज भी टीचर है। तो हैज़ बीन के बाद में कोई नाउन दोगे ना आप, अगर आपने फॉर या सिंस लगा के बताया नहीं ना, तो आप क्या बता रहे हो, ये नाउन की एग्जिस्टेंस कंडीशन अब ये नहीं है, हो सकता है वो आज की डेट में एक टीचर ना हो, है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं होगी, है ना। शी हैज़ बीन अ टीचर बताता है इसके टीचर होने का शायद का वक्त खत्म हो चुका है, आज की डेट में रिटायर्ड है। पर यहाँ पे सिंस लगाते ही आपने बता दिया ये एक टीचर रही है 2010 से और आज भी ये टीचर है, ऐसा या फॉर लगा के करते हैं। तो कंफ्यूजन नंबर 2, हैज़ बीन के बाद में नाउन लग जाए तो कैसे पता लगेगा, एक्शन चालू है, एक्शन आज भी चालू है, इसकी स्टेट आज भी चालू है अगर सिंस फॉर लगाओ। अच्छा तीसरा, शी हैज़ बीन ब्रेव, अब इसका क्या मतलब है सर, मतलब वो बहादुर रही है। अगर मैं सिंस या फॉर ना लगाऊं तो मतलब ये नहीं पता लगेगा ना वो बहादुर आज की डेट में शायद ना हो, है ना। सिंस 10 ईयर्स लगा दूं। अब ध्यान रखना, हैज़ बीन के बाद में एडजेक्टिव आ जाए तो हम किसी आदमी की क्वालिटी को बताते हैं जन्मजात। शी हैज़ बीन ब्रेव, भाई जन्मजात बहादुर है वो। शी हैज़ बीन स्मार्ट, भाई जन्मजात स्मार्ट है वो। शी हैज़ बीन कावर्ड, भाई जन्मजात डरपोक है वो, समझ गए ना। नाउन लगेगा तो टाइम बताओगे, अगर वो लगेगी आपके एडजेक्टिव लगेगा तो टाइम बताने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपने कह दिया हमेशा से वो रही है। कभी कभी ऐसा आएगा दे हैव बीन टू गोवा, इसका मतलब क्या है, गोवा जा चुके हैं भाई, घूम के आए, मस्त है ना। दे हैव बीन टू गोवा, दे हैव बीन टू यूएस, दे हैव बीन टू अ वर्ल्ड टूर, मतलब क्या है, उस जगह पे जाकर के वो आ चुके हैं। अब ये हैज़ बीन हैव बीन का पूरा पोस्टमार्टम हमने कर दिया है। अगर आप इसकी जगह हेड लगा दो तो ये सारा का सारा पास्ट का काम हो जाएगा ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। चलो अब फटाफट से अपने क्या करेंगे, एक छोटा सा क्विज है, आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, 10 ब्लैंक्स के अंदर आपको हैज़ हैव बीन देखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो आपको क्या लगाना है, हैज़ या हैव बीन में से एक लगानी है। और दूसरे ब्लैंक में देखना है सिंस या फॉर, इनमें से आप क्या लगाओगे। साथ में आप मुझे बताएंगे स्ट्रक्चर का क्या नाम है। जैसे ये सेंटेंस है, यहाँ पे आपने हैव बीन लगा दिया या हैज़ बीन लगा दिया और यहाँ पे आपने सिंस लगा दिया या फॉर लगा दिया, जो आपकी इच्छा थी, ठीक है ना। तो 2 काम तो आपने कर दिए। लास्ट में आप मुझे बताओगे ये स्ट्रक्चर कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
तीनों में से तीनों चीज़ों को आपको बताना है। देखो ये वर्कशॉप है आपकी, ये काम जो लड़के लड़कियां कर सकते हैं वही लोग हैं जो एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ 56 इंच की छाती करके बैठते हैं। समझ रहे हो ना, जिनको लगता है यार इंग्लिश कुछ भी नहीं है, बस वो यही है जो यहाँ पे अपना कर्म कर रहे हैं। तो अपना कर्म करना, फटाफट से मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मिल जाएगा आपको हर रोज की तरह। आजकल मैं रोज अपडेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स को। आज मेगा क्विज है, ध्यान से करना, टाइम लेके, टेक योर टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कह रहे द विक्ट्री wasn't unexpected as India was the only contestant for the Asia Pacific seat। कह रहे जो विक्ट्री थी ना, जीत थी, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि इसकी आशा नहीं थी, हमें सबको पता था ये होने वाली है। कह रहे क्यों? एज क्योंकि इंडिया जो था वो अकेला कंटेस्टेंट था एशिया पैसिफिक सीट के लिए। एशिया पैसिफिक मतलब एशिया प्रशांत महासागर का जो एरिया है ना, उस सीट में से इंडिया अकेला था। तो हम अकेले ही थे एशिया पैसिफिक के हिसाब से, तो हमें पता था हम ही जीतेंगे। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें आई ये दो। पहली चीज़ है ये वॉजेंट, ये क्या होता है शायद आपको पता हो, नहीं पता उन लोगों को जान ले आप। वॉजेंट का मतलब होता है वॉज नॉट, इजंट का मतलब होता है इज नॉट, हैजंट का मतलब होता है हैज नॉट, डजंट का मतलब होता है डज नॉट, है ना। डोंट का मतलब होता है डू नॉट, डिडंट का मतलब होता है डिड नॉट। ऐसे आप वर्ड को वर नॉट बना सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्रोनिम्स, ये कंसाइज फॉर्म्स हैं। वॉज नॉट को हमने वॉजेंट लिख दिया। तो हमेशा ध्यान रखें ये एन अपोस्ट्रोफी एस इसी चीज़ को बताता है कि हमने नॉट को इंक्लूड कर दिया इसी वर्ड के अंदर। एज नाम की कंजंक्शन दो काम करती है, या तो बताती है जैसे कि, या बताती है क्योंकि। आपको देखना सेंटेंस में क्या क्या इसका मतलब निकल रहा है। विक्ट्री अनएक्सपेक्टेड नहीं थी क्योंकि इंडिया ओनली कंटेस्टेंट था एशिया पैसिफिक सीट से। तो एज कंजंक्शन के दोनों कामों को नोट करें, कनेक्टर्स में बहुत काम आएगा आपको। सेंटेंस कनेक्टर और सेंटेंस स्टार्टर्स के अंदर दोनों काम ये कंजंक्शन करती है। कह रहा बट लेकिन द इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट took no chances as the election would be done by secret ballot at the UN General Assembly and 2/3 of the votes were needed for victory। कह रहे लेकिन इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट है ना, जो फॉरेन पॉलिसी को इस्टेब्लिश करने वाला जो हमारा वहाँ का डिपार्टमेंट है अपना इंडिया का, कह रहे इस डिपार्टमेंट ने ना, फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट ने कोई भी चांस नहीं लिया। टुक नो चांसेस, इसने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया क्योंकि एस जो इलेक्शन है वुड बी डन, वो होने थे सीक्रेट बैलेट के द्वारा, एक सीक्रेट में होने वाली वोटिंग के द्वारा। और कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। कह रहा और जो 2/3 थे ना, 2/3 ऑफ द वोट्स थे ना, वो थे वर नीडेड, जरूरी विक्ट्री के लिए, जीत के लिए। तो हमें पता ही नहीं था सीक्रेट में कौन इंडिया को वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा। तो इन्होंने कोई चांस नहीं लिया, इन्होंने खूब अपना जो है ना एडवर्टीजमेंट की, आप हमें जरूर से इस बार वोट डालें जनरल असेंबली के अंदर। समझ गए सेंटेंस को? देखने वाली चीज़ क्या है, देखो इलेक्शन जो है ना, ये वुड बी डन लिखा है, विल बी डन क्यों नहीं आया, इसको समझना आप। इलेक्शन जब तक नहीं हुए थे इन्होंने कोई चांस नहीं लिया था, इनके लिए वो फ्यूचर था। समझ गए ना बात को? इन्होंने पूरी एडवर्टीजमेंट जब ये कर रहे थे तब तक इलेक्शन वाला होने का काम इनके लिए फ्यूचर था, पर आज की डेट में वो फ्यूचर रहा नहीं, वो पास्ट हो गया। तो इन्होंने एक काम किया था इलेक्शन होने से पहले, ऐसा सोच के कि इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट होगा, तो हमने एक्चुअल में लगना था विल बी डन, पर वो विल जो है ना, वो इलेक्शन का काम है, वो आज की डेट में हो चुका है, तो हमने वुड बी डन लिख दिया। समझ गए ना? इनके लिए फ्यूचर था पर हमारे लिए वो पास्ट हो चुका है, इसलिए हम विल की जगह वुड को लगा रहे हैं। अगर यहाँ विल लगा होगा तो इसका मतलब होगा इलेक्शन अभी भी होने बाकी है, जो कि ऐसा केस है नहीं। समझ गए? आ जाओ, 2/3 ऑफ द वोट्स, इसमें सब्जेक्ट है आपका 2/3। देखो वैसे तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा चुका हूँ बहुत बार, पर कुछ लोग बोलते हैं सर आप पुराने कॉन्सेप्ट रिपीट करवाया करो ताकि हमें पता चले हमने सीखा या नहीं सीखा। और वैसे भी बहुत लोग नए आते हैं हर रोज चैनल पे। आप फटाफट से मुझे तीनों सेंटेंसेज लास्ट वाले इनमें ढूंढ के दिखा दो एरर, फिर मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, फिर जिसने नहीं ढूंढी वो खुद ढूंढ के दिखाएगा मुझे। आराम से पॉज करके देखें, अब मुझसे आप सुनेंगे कॉन्सेप्ट को, देखते जाओ। 1/5, 1/6, 1/10। 1 के बाद में चाहे आप कुछ भी लगा दो, 1/5 मतलब 1/5, 1/6 मतलब 1/6, 1/10 मतलब 1/10, है ना। एक रेशो की बात हो रही है यहाँ। 1 के बाद में जब भी रेशो लगेगा ना, पीछे एस नहीं आएगा, क्योंकि 1 लेता है सिंगुलर, 1 को सिंगुलर की तरह ट्रीट करवाते हैं हम, तो 1/5 ही होगा, 1/5 नहीं होगा। पर अगर 1 ना हो सर, 2 हो, 3 हो, 7 हो, तब कैसा भी रेशो हो उसके लास्ट में ऐसा आएगा। समझ गए? अगर 2, 3, 4, 1 के अलावा कुछ भी हो, कैसा भी रेशो आ रहा हो ना, उसके लास्ट में ऐसा आएगा। 1/5 के आगे लास्ट में ऐसा नहीं आएगा, पर 2/5 के आगे लास्ट में ऐसा आएगा। 1/6 के आगे नहीं आएगा, पर 7/6 के आगे ऐसे आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरी चीज़, सर अगर ये सब्जेक्ट बन जाए हमारा तो हमारी वर्ब कैसे लगेगी? बहुत आसान है। अगर जब भी ये सब्जेक्ट बनेंगे इनके बाद में ऑफ लगा के बताएंगे हम 1/3 किसका,
ऑफ लगा के बताएंगे ना, 1/3 किसका, लोगों का, पैसे का, मुसीबतों का, परेशानियों का, ऑफ किसका। तो ऑफ के बाद जो नाउन आ जाए ना उसके हिसाब से वर्ब लगा देना। अगर नाउन काउंटेबल हो, प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल, अगर नाउन सिंगुलर हो या अनकाउंटेबल हो तो वर्ब सिंगुलर। समझ गए। तो इसकी वर्ब फिक्स नहीं है, वर्ब बताएगा इसके बाद में आने वाला ऑफ के बाद जो नाउन है उसका, उसकी वर्ब, है ना। अब देख लो फटाफट इसको अपने चेक करते हैं कैसे अपने इसको लगाएंगे। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द फ्लू। दुनिया की 1/5 20% पॉपुलेशन 1/5 सफ़र कर रही है फ्लू से, इस बीमारी से। क्या दिक्कत हो गई, 1 के बाद में 5th के आगे एस को निकाल देना है। पहला नंबर रूल 1/5 अकेला आएगा। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के हिसाब से देखना है वर्ब कैसे लगेगी, इस लगेगी, आर लगेगी। पॉपुलेशन एक ट्रिकी नाउन है, ये इस भी लेता है, आर भी लेता है, सिंगुलर भी लेता है, प्लूरल वर्ब को भी लेता है। ये सारे के सारे मैं आपको बता चुका हूँ, शायद कहीं मैंने साइड में लिखे भी हुए हैं। पॉपुलेशन, वर्कफोर्स, सिटीजनरी, पब्लिक, कम्युनिटी, मैन पावर, ये सबके सब कैसे हैं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स दोनों लेते हैं, दोनों सही हैं अपने आप में। पर हम प्रीफर करते हैं इनके साथ में सिंगुलर वर्ब्स को फॉर्मल राइटिंग के अंदर। आपको सिंगुलर वर्ब को प्रीफर करना है। यहाँ पे इस पॉपुलेशन के हिसाब से इज जो है ना बिल्कुल सेट है। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन की जगह मान लो कंट्रीज होता तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसकी जगह आर को लगाते। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको वो समझना। पॉपुलेशन के साथ में इज और आर दोनों लगता है, पर पॉपुलेशन को हम इस की तरह ट्रीट करते हैं। ये सारे के सारे नाउन को हमें पहली प्रेफरेंस देनी है इसकी, आर भी इनके साथ गलत नहीं है। अगर इसके साथ आर गलत नहीं है, इस सही है तो मैं इस लगा देता हूँ। पर अगर यहाँ पे कंट्रीज होता तो कंट्रीज तो हमें हमेशा प्लूरल ही ट्रीट करना होता है। उस केस के अंदर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे आर को फिट करते हैं। अगले सेंटेंस देखो, 2/3 ऑफ द निकाल देता हूँ, 2/3 ऑफ देयर वेल्थ हैव बीन डोनेटेड। पहली गलती क्या, 2/3, सबसे पहले इसको कर देंगे 2/3। समझ गए ना, 2/3 कह रहे 2/3 उनकी वेल्थ जो है डोनेट कर दी जा चुकी है। अब देखो ऑफ के बाद क्या आ रहा है, देयर वेल्थ। क्या वेल्थ को आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अंबानी की वेल्थ है $5 बिलियन, इसकी वेल्थ है $20 बिलियन। हर वो चीज़ जिसको आप काउंट कर सकते हो ना उसकी यूनिट नहीं होगी, ध्यान रखना आप हमेशा। क्या आप टाइम को काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर, 5 घंटे, घंटे की यूनिट आ गई ना। क्या आप स्पीड को काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट आ गई ना। जिस भी चीज़ की यूनिट है ना इंग्लिश के अंदर, उस चीज़ को आप काउंट नहीं करते हो, इसीलिए उसकी यूनिट है। काउंट करने का मतलब क्या होता है, 5 एप्पल, 10 लड़के, 20 लड़कियां, वैसा काउंट आप वेल्थ को नहीं कर सकते हो। समझ गए ना। इंग्लिश में जिस चीज़ की यूनिट है आपको लगता है आप उसको काउंट कर रहे हो, एक्चुअल में यूनिट काउंट कर रही है, आप नहीं कर रहे हो, वो चीज़ है अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो वेल्थ को भी हमने काउंट नहीं कर सकते, पैसे को, मनी को अपने काउंट नहीं कर सकते। तो अपने क्या बोलेंगे, वेल्थ है एक अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसकी वर्ब आएगी हैज़, ना कि हैव। समझ गए ना। वेल्थ के अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से 1/2 और वर्ब आएगी हैज़। 7/9 ऑफ द वर्मिन इज डेडली। तीसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो यहाँ पे 7/9 तो बिल्कुल सही है। कैसे पता लगा, 7 के आगे 9 के आगे ऐसे लगा हुआ है। पर दिक्कत क्या होगी, वर्मिन को देख करके अपने इज लगा दिया। वर्मिन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, कैटल, वर्मिन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके आगे अपने को हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करनी होती है, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं देखे बगैर। आपको सिंगुलर लगते हों पर ये होते क्या हैं, प्लूरल। इसके आगे मैं लगाऊंगा आर। आई थिंक समझ गए होंगे। जिन लोगों को अभी भी ये नाउन वाला सिस्टम समझ में नहीं आया, काउंटेबल सिंगुलर क्या है, तो देखो मैं चैनल पे सारी की सारी चीज़ें शुरू से करवा चुका हूँ एसएससी बैंक्स की तैयारी के लिए। आप चैनल पे जाएं, होम पेज के ऊपर रखिए एक प्लेलिस्ट, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस प्लेलिस्ट को आप रिफर करें, सारी चीज़ें इस प्लेलिस्ट के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पूरे लॉजिक के साथ। बढ़े आगे, कह रहा है इंडिया सिक्योर्ड द सीट विद 180 वोट्स इन द 193 स्ट्रॉन्ग जनरल असेंबली। इंडिया ने सिक्योर कर लिया, महफूज कर लिया, पा लिया सीट को 184 वोट्स के साथ 193 स्ट्रॉन्ग जनरल असेंबली के अंदर। तो 193 में से 184 वोट्स इंडिया को मिले, ऐसे इंडिया ने अपनी सीट को सिक्योर किया। कह रहा मैक्सिको, नॉर्वे, आयरलैंड वर ऑल्सो इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स। कह रहे तीनों कंट्रीज जो थी ये भी इलेक्ट हुई थी एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह, इन तीनों को भी इलेक्ट किया इंडिया के साथ। अब यहाँ पॉज लेंगे, इस सेंटेंस में क्या मुझे कोई एरर बता सकते हैं क्या? देखो एरर मैं कई बार करवा चुका हूँ, कई बार हमने डिस्कस की है, थोड़ा दिमाग घुमाओ, कोई एरर इसमें आपको दिख रही है? चलो, जिन्होंने बताई उनको बहुत बहुत बधाई, जरूर से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, पता लगे अपने को। अब देखो जिन्होंने नहीं बताई आपको एक मौका और देता हूँ, दोनों सेंटेंसेस में मुझे आप एरर ढूंढ के दिखा दो। अगर कोई दिखे तो बताना, तुक्के मत मारना। दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या एरर है?
चलो, एरर ये है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये 5 7 10 वर्ब्स हैं जो अपने बाद कभी भी एज नहीं लेती। क्या नहीं लेती? एज नहीं लेती। आप इनके बाद में एज लगा हुआ देखेंगे, बट दैट इज नॉट स्टैंडर्ड इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्ब है इलेक्ट, ही वॉज इलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ द टीम। अब अच्छी से अच्छी डिक्शनरी में टाइप करो, उसमें लिखा होगा एज कोमा लगा के बीच में ब्रैकेट के अंदर। आप चाहे लगाना चाहो चाहे ना लगाओ, पर प्योरिस्ट ग्रामर क्या होती थी, उसमें एज नहीं लगता था। आजकल डिक्शनरी में एज भी वो कहते हैं, लगाना चाहो तो आप इस वर्ब के आगे लगा सकते हो। और ये खाली इलेक्ट और अपॉइंट के लिए है, बाकियों के आगे तो एज आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। तो अपने पास फॉर्मूला है छोटा सा, कॉल, इलेक्ट, रजिस्टर, अपॉइंट, मेक, चूज, थिंक, नेम, कंसीडर। इन सब के आगे आप कभी भी एज नाम की कंजंक्शन को या एडवर्ब को या प्रपोजिशन को कभी भी यूज नहीं करेंगे। समझ गए ना? अब देख लो, शी इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन हर क्लास, तो इसके अंदर कंसीडर्ड के बाद का एज उड़ा दो। शी इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट इन हर क्लास। वी नेम्ड हर रामू, हमने उसको रामू नाम दिया है ना, वी नेम्ड हिम एज रामू नहीं, वी नेम्ड हिम रामू। तो बस यही गलती है, इसने कौन सी कर दी, इलेक्टेड एज नॉन मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स। हमें बोलना था इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स। आगे बढ़ेंगे, कह रहा वाइल मैक्सिको वॉन द लैटिन अमेरिकन सीट अनकंटेस्टेड, नॉर्वे एंड आइलैंड इमर्ज्ड विक्टोरियस फ्रॉम अ 3-way कॉन्टेस्ट फॉर द वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स ग्रुप सीट। कह रहे जहां मैक्सिको जीत गया लैटिन अमेरिकन सीट को बिना किसी कॉन्टेस्ट के, बिना किसी चुनौती के, है ना, उसके सामने कोई चुनौती थी नहीं लैटिन अमेरिका में से मैक्सिको के सामने। कह रहे जहां ऐसा हुआ, नॉर्वे और आयरलैंड है ना, वो इमर्ज हुए विक्टोरियस, वो निकल करके आए, उभर करके आए विजयी। कहाँ से? एक 3-way कॉन्टेस्ट से, एक 3 ट्रायंगल वाले कॉन्टेस्ट से। और किसके लिए? वेस्टर्न यूरोप और अदर्स ग्रुप की सीट के अंदर। तो 3 का कॉन्टेस्ट था जिसमें 2 को बनना था, नॉर्वे और आयरलैंड बन गए, मैक्सिको अकेला खड़ा था अपने ग्रुप में से, तो उसको अकेले को अनकंटेस्टेड विक्ट्री मिल गई। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ अनकंटेस्टेड, देख लें वर्ड, विदाउट कॉन्टेस्ट, विदाउट चैलेंज, जिसको कोई चैलेंज नहीं हो ऐसी विक्ट्री को बोलेंगे अपने अनकंटेस्टेड विक्ट्री। समझ गए ना? कह रहा है कनाडा फेल टू विन इनफ वोट्स इन द ग्रुप, कनाडा नाकामयाब रहा, फेल रहा विन करने में इनफ वोट्स को उसके ग्रुप के अंदर। आगे कह रहा नीदर केन्या नॉर जिबोटी विच वर कंटेस्टिंग द सीट फ्रॉम अफ्रीका वन अ 2/3 मेजॉरिटी। कह रहा ना तो केन्या ने ना जिबोटी ने, जो कि दोनों कंटेस्ट कर रहे थे, वर लगाया ना तो दोनों की बात हो रही है, दोनों प्रतियोगी थे सीट के लिए अफ्रीका से, जीता एक 2/3 मेजॉरिटी को। देखो 2 के बाद में थर्ड आया तो थर्ड के आगे एस लगा हुआ है। यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था एक रूल को, नीदर नॉर इधर और बट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में वर्ब को कैसे अपने बिहेव करवाते हैं। आप में से मुझे कुछ लोग बताएं कितने लोग जानते हैं हमें ना, नीदर नॉर के बाद में प्लूरल अगर अपने पास नाउन्स हों, सिंगुलर नाउन्स हों, तो कैसे आपको वर्ब को लगानी है। आजकल के अंदर अपने इसको कॉन्सेप्ट को लेंगे, अपने देखें कितने लोगों को मालूम है, बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। कह दे विल फेस अनदर वोट, ये दोनों जो कि अफ्रीका के सीट्स को फाइट कर रहे थे, इनमें से कोई नहीं जीता, तो वो फेस करेंगे अनदर वोट, एक दूसरे वोट को, है ना, एक फिर से इनके ऊपर वोटिंग होने वाली है। अनदर के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन, अदर के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन, एनी अदर और नो अदर के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन। कई बार बता चुका हूँ, नोट डाउन करें, अपने नोट्स में देखें, अनदर हमेशा सिंगुलर नाउन। कह रहा है इंडिया sought the support of the member countries by highlighting its commitment to multilateralism and reforms. इंडिया ने मांगा, कोशिश की, सपोर्ट की, किसकी? मेंबर कंट्रीज की। कैसे? हाईलाइट करके, सबके सामने लाके, रोशनी डाल करके इसके कमिटमेंट पे, जो कि है रिफॉर्म्स का और मल्टीलेटरलिज्म का। ये क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत सारे, लेटरल मतलब आयाम, बहुआयामी जो इसकी अप्रोच है ना, जो कहता है मैं सबकी बात करूंगा, मैं हर तरह की बात करूंगा, हर आदमी की बात करूंगा, इस तरह का जो उसका कमिटमेंट था। और दूसरा क्या था? रिफॉर्म्स का। कह रहा मैं रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत ध्यान दूंगा। तो ऐसे इंडिया ने सपोर्ट ले लिया अपने मेंबर्स का इस कमिटमेंट को हाईलाइट करके। समझ गए ना? हाईलाइट करना, किसी चीज़ को अंडरस्कोर करना, किसी चीज़ को अंडरलाइन करना, है ना, एम्फोसाइज करना, सब इसके सिनोनिम है हाईलाइट के। कह रहा है अहेड ऑफ द वोट इंडिया हैड लॉन्च्ड a campaign brochure which highlighted its demand for transparency in mandates for UN peacekeeping missions and push for the India-led comprehensive convention on international terrorism and called for joint efforts for UN reform and expansion of Security Council. देखो सेंटेंस लंबा है, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, देखते हैं। कह रहा है अहेड ऑफ व्हाट,
वोटिंग से पहले, अहेड ऑफ मतलब से पहले। तो कह रहा वोटिंग से पहले क्या हुआ, इंडिया ने लॉन्च कर दिया था एक कैंपेन को, अभियान को, और क्या उसके ब्रोशर को, एक उसकी छोटी सी बुकलेट को, कह रहे जो कि हाईलाइट करती थी, जो कि सबके सामने रोशनी डालती थी इसकी डिमांड पे, किसकी, इंडिया की डिमांड पे। और वो किस चीज़ की है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की, क्लैरिटी की। किस में, मैंडेट्स में, रूल्स में, अच्छा किसके, यूएन के पीस कीपिंग मिशंस के, यूनाइटेड नेशंस के पीस को कीप करने वाले, शांति को बनाने वाले मिशंस के। कह रहा उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, इंडिया की ऐसी डिमांड थी इस ब्राउज़र के अंदर। अच्छा और क्या हाईलाइट करती है, पुश को करती है किसके लिए, इंडिया की अगुवाई में एक कन्वेंशन हो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो, जो कि वो कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही डिटेल्ड में हो, इन डेप्थ हो, और किस पे, इंटरनेशनल टेररिज्म में। तो एक दूसरा पुश दिया इसने अपने ब्राउज़र में कि हम एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनवाएंगे अपनी अगुवाई के अंदर, जिसमें इंटरनेशनल टेररिज्म को हम जो है उस पर नकेल कसेंगे। अच्छा तीसरा क्या किया इंडिया ने काम किया हेड लॉन्च के बाद कॉल्ड फॉर करने का, जॉइंट एफर्ट्स का, किसके लिए, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों के लिए, और एक्सपेंशन करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल को, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 से ज़्यादा मेंबर्स को लाने के लिए। समझ गए ना। तो ऐसा काम किया इसके इस ब्राउज़र ने, इस चीज़ को हाईलाइट किया, दोनों चीज़ों को, और इस चीज़ की मांग कर डाली कि इसके अंदर हम और ज़्यादा मेंबर्स को जुड़वाने की कवायद शुरू करेंगे। कॉल फॉर होता है डिमांड करना, पीस कीपिंग मैंने आपको बता दिया, शांति को कीप करने वाले, कॉम्प्रिहेंसिव होता है बहुत डिटेल्ड, एग्जॉस्टिव है ना, एकदम इन डेप्थ। कन्वेंशन के 2 मतलब होते हैं, रूढ़ियाँ, कस्टम, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अगर यूनाइटेड नेशन बात कर रहे हो तो कन्वेंशन का मतलब होगा दुनिया भर की ट्रीटियाँ, संधियाँ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। और अगर किसी और चीज़ की बात करो, घर परिवार की, तो कन्वेंशन का मतलब होगा आपके घर के रूल्स, आपके घर के कस्टम्स। एक ही वर्ड है, दोनों काम करता है। आगे बढ़े, कर न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम नॉर्म्स एज लेड आउट बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वुड बी इंडियाज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द 2-year tenure दैट विल बिगिन नेक्स्ट ईयर। करे एक नया ओरिएंटेशन, देखो इसका एक्रोनिम बनाया उसने, NOFORMS, नॉर्म्स है ना। करे एक न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, जिसको हम नॉर्म्स भी कहा करते हैं, जो कि लेड आउट किया गया था, जैसा कि इस्टेब्लिश किया गया था इन मिनिस्टर साहब के द्वारा। कह रहे ये जो नॉर्म्स है ना, ये ओरिएंटेड सिस्टम जो है, ये वुड भी होगा इंडिया का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, और कब, ड्यूरिंग, दौरान इस 2 साल के टेन्योर के, इस कार्यकाल के, कह रहे जो कि बिगिन होगा नेक्स्ट ईयर, अगले साल। सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने गलती से मार्क नहीं किया है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे नॉर्म्स, है ना। इसको मैं मार्क कर दूँ, चलो ग्रीन में मार्क कर देता हूँ। ओरिएंटेशन को यहाँ पे मुझे येलो में करके बताना था, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन या एडजस्टमेंट, समझ गए ना। तो ये ओरिएंटेशन वर्ड का मतलब है, वैसे इसका पूरे का मतलब है नॉर्म्स का, ये पूरी की पूरी इसकी फुल फॉर्म है। तो नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा कहाँ पे, अगले साल जब हमारा टेन्योर शुरू होगा। बढ़े आगे, लेड आउट फ्रेजल वर्ब होती है किसी चीज़ को स्टैब्लिश करना। कह रहा अचीविंग दिस वुड डिपेंड ऑन हाउ इंडिया विल कंडक्ट diplomacy in the global body, build alliances and raise issues that go beyond the interest of the big five। कह रहा अचीव करना ना ऊपर वाली चीज़ को, नॉर्म्स को अचीव करने का काम जो है ना, ये जीरेंड है, अचीव सब्जेक्ट बना हुआ हमारा। कह रहे जो जीरेंड अचीव है ना, कह रहे ये होगा, अचीव करना डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा किस चीज़ पे, ऑन कैसे इंडिया कंडक्ट करेगी डिप्लोमेसी को, कैसे इंडिया अपनी कूटनीति को अप्लाई करेगी, कहाँ पे, इस ग्लोबल बॉडी में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और कैसे इंडिया बिल्ड करेगी अलायंसेस को, कैसे रिश्तों को बनाएगी, और कैसे इंडिया रेज करेगी इश्यूज़ को, कैसे मुद्दों को उठाएगी। अच्छा कौन से मुद्दे, वो मुद्दे जो गो बियॉन्ड होंगे, पार होंगे इंटरेस्ट के, भलाई के, बिग 5 की, 5 बड़े मेंबर्स की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें इसी चीज़ पर डिपेंड करती हैं, कैसे इंडिया अपना गेम खेलेगी, और कैसे रिश्ते बनाएगी, और किस तरह के मुद्दों को उठाएगी, इन लोगों की भलाई के पार के मुद्दों को कैसे उठाएंगे। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ जो ऊपर मैंने बताया था वही हो गया, इंडिया विल कंडक्ट एंड इंडिया विल बिल्ड। अगर इंडिया है तो बिल्ड आना चाहिए था, पर विल नाम की वर्ब आ रही है, मॉडल वर्ब, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसा ही आता है बिना एस के। तो यहाँ पे विल सेट बैठ रही है, आपकी हेल्पिंग वर्ब रिपीट हो रही है, इसकी वजह से इंडिया बिल्ड्स नहीं, इंडिया विल बिल्ड। विल दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ लगा हुआ है। रेज वर्सेस राइज आप समझ चुके हैं, अगर आप किसी चीज़ को उठाते हैं तो आप रेज करते हैं, अगर आप खुद उठते हैं तो आप राइज होते हैं। अगर रेज लिखा होगा तो उसके बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होगा, तो रेज इश्यूज। राइज के बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा,
आई रोज फ्रॉम माई टेबल, मैं अपनी टेबल से उठा। समझ गए ना? तो ऑब्जेक्ट वाली वर्ब होती है रेज, बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब होती है राइज, है ना? इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है, फिर से किसी दिन करेंगे इसको। करें, इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन ऑफ द व्यू दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी। इंडिया बहुत लंबे समय से रहा है, देखो फिर से आ गया हैज़ बीन, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म या बिना वर्ब की आईएनजी फॉर्म के, ये बताएगा किसी अवस्था को। कह रहे इंडिया इस स्टेट में रहा है, इस अवस्था में रहा है, और कैसी, इस व्यू की, इस नज़रिए की, दैट वो ये की कि स्ट्रक्चर जो है ना, ढांचा जो है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं रिफ्लेक्ट करता हकीकत को, रियलिटीज़ को 21st सेंचुरी की, है ना? 21वीं सदी में अगर चाइना को जगह मिली है तो इंडिया को भी जगह मिलनी चाहिए। शायद फ्रांस भी है यूएन के अंदर ना, अगर फ्रांस को जगह मिली है तो इंडिया तो उससे बहुत पहले डिजर्व करता है एक जगह को। तो बहुत लंबे वजह से ऐसी व्यू को इंडिया जो है रखता आ रहा है यूएन के ऊपर। करेक्ट, इट हैज़ ऑल्सो गॉट इंक्रीजिंग सपोर्ट फ्रॉम मेंबर कंट्रीज फॉर इट्स पुश फॉर रिफॉर्म्स। कह रहे साथ ही साथ इसको मिला है बढ़ता हुआ सपोर्ट मेंबर कंट्रीज से, इसके उस पुश के लिए, दबाव के लिए, जो कि है रिफॉर्म्स का, सुधारों का। तो इंडिया सुधारों की बात करता है, मेंबर कंट्रीज लगातार इसको जो है सपोर्ट करती जा रही है इसकी इस बात के ऊपर। इंक्रीजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, भाई कैसा सपोर्ट? बढ़ता हुआ सपोर्ट, सपोर्ट है जो बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग यहाँ एडजेक्टिव की तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। करेक्ट, बट द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव रजिस्टर्ड दीज अटेम्प्ट्स। करेक्ट, लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, जो 5 हमेशा से स्थायी मेंबर्स हैं इस सिक्योरिटी काउंसिल के, सिक्योरिटी सुरक्षा महासभा के, उन्होंने रजिस्टर किया है, रोका है इन अटेम्प्ट्स को, इन कोशिशों को। तो बाकी के 192 मेंबर तो सपोर्ट करते हैं, पर 5 परमानेंट वाले कहते हैं इंडिया को, भाई आप अपने हिसाब से अपनी बात करो, हमारे बारे में ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? 5 मेंबर्स हैं इसलिए हैव रजिस्टर्ड, हैज़ लगेगा एक मेंबर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। कह रहा कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ ऑलरेडी शेकन अप द ग्लोबल ऑर्डर एंड शार्पन द राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना। कोविड-19 की पैंडेमिक है, पहले से ही शेकअप कर चुकी है। शेकअप करना मतलब किसी चीज़ को झकझोर कर देना, हिला कर रख देना, दुनिया भर के ग्लोबल ऑर्डर को। और कह रहा है शार्प कर चुकी है, नुकीला बना चुकी है राइवलरी को, दुश्मनी को अमेरिका और चाइना के बीच। राइवलरी क्या होती है? कोल्ड वॉर जैसी होती है ना, क्लैश, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, कंपटीशन, उसको कहते हैं राइवलरी, है ना? राइवल्स होते हैं एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स। इसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज अपने पास, टग ऑफ वॉर, है ना? ऐसी वॉर जो सामने से नहीं आ रही है, राइवल वॉर है ना, एक दूसरे से लुका छुपी वाली जंग चल रही है। आगे बढ़ते हैं, शार्पन करना, किसी चीज़ को नुकीला बनाना। कह रहा इट हैज़ ऑल्सो ओपन्ड अप फ्रेश डिबेट्स ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। कह रहा इसने साथ ही साथ ओपन अप किया है फ्रेश डिबेट्स को, नई बहसों को स्ट्रेंथन करने पे, मजबूत बनाने में मल्टीलेटरलिज्म को और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को। मल्टीलेटरलिज्म बताया था ना, सबकी तरह सबकी बात हो, हर एस्पेक्ट को हम कवर करें, सिर्फ अमेरिका, चाइना और जो है फ्रांस की और ब्रिटेन की बात ना हो, हर गरीब कंट्री की बात हो। मल्टीलेटरलिज्म और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे जो सबका ख्याल रखते हैं, सिर्फ गरीब या सिर्फ अमीर देशों की तरफ जो है वो नहीं झुके हुए हैं। कह रहा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस सिचुएशन के अंदर, द चैलेंजेस बिफोर इंडिया आर मैनी। कह रहे चैलेंजेस जो है ना, जो चुनौतियाँ इंडिया के सामने हैं वो बहुत सारी हैं, आर मैनी। अब देखो कैसे। द सिक्योरिटी काउंसिल इज one of the most important multilateral decision making bodies where the contours of global geopolitics are often drawn। ध्यान देना इस पे, सेंटेंस में बहुत अच्छी ग्रामर है, पहले इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। कह रहे सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, वो है इस दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में से एक। समझ गए ना? मान लो 15 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल, ये वाली सुरक्षा महासभा। और कैसी बॉडीज हैं? मल्टीलेटरल डिसीजन मेकिंग वाली, है ना, जो कई बहुआयामी डिसीजंस को लेती हैं, अलग अलग तरह के डिसीजंस को लेती हैं। कह रहे यहाँ पे जहाँ पे जो रूपरेखा है, कॉन्टोर है, डिज़ाइन है, और किसका? ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का, दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स का। जियो मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। तो हर देश की राजनीति के जो कॉन्टर्स है ना, कह रहे जहाँ पे अक्सर ड्रॉन होते हैं, हमेशा ड्रॉ किए जाते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के अंदर, मल्टीलेटरल, और दुनिया भर की पॉलिटिक्स से यहीं पे ड्रॉ की जाती है किस देश के साथ कैसी पॉलिटिक्स खेली जाएगी। अब आ जाओ सेंटेंस में, पहले ग्रामर देखते हैं। चलो पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं, फिर ग्रामर देखते हैं, है ना। कंटूर, इसका मतलब क्या होता है? डिज़ाइन। कंटूर का मतलब होता है रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, शेप किसी चीज़ की, है ना।
इसका बहुत ही अच्छा एक सिनोनिम है, इसकी स्पेलिंग भी देख लेना, बहुत बार पूछी हुई है, इसका मतलब भी आप ध्यान से समझें। सल्यूट, सल्यूट मतलब होता है आपकी परछाई, और कैसी वाली, वैसी वाली परछाई नहीं, दिन के 12 वाली। आप शाम को 7 बजे कहीं निकल रहे हो, हल्की सी जो परछाई आपकी दिखेगी ना, रात में कहीं जा रहे हो, दूर से आपकी परछाई दिखती है, उसको क्या कहते हैं, सल्यूट। सल्यूट का मतलब क्या होता है, आपकी रूपरेखा, कंटूर, आपका डिजाइन, आपका ब्लूप्रिंट। इन दोनों वर्ड्स को देखना, इसकी स्पेलिंग जरूर देखना सल्यूट के ना, नाम इसके मीनिंग से ज़्यादा इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी हुई है स्पेलिंग है ना, ध्यान देना इस पर, सल्यूट। दूसरा देख लो, जियो पॉलिटिक्स समझ गए ना, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स दोनों को मिक्स कर दें, जियो पॉलिटिक्स। अब देखो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा, दोनों सेंटेंसेस मुझे आप जो ना एरर देख के बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको, पहले आप कोशिश करें फिर मैं बताता हूँ। चलो सिंपल कॉन्सेप्ट है। सुशांत, मान लो सुशांत सिंह राजपूत की बात हो रही है, सुशांत वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर। सुशांत सबसे फेवरेट एक्टर्स में से एक था, मेरा फैक्टर है ना, बहुत सारे फेवरेट होंगे, उनमें से एक था। अब ध्यान देना, जैसे आप वन लिखते हो ना, आपकी इच्छा होती है एक्टर ही लिखूं मैं, है ना, क्योंकि सुशांत तो अकेला था, पर वो अकेला था भाई मेरे कई फेवरेट एक्टर्स में से, मेरे 15 फेवरेट एक्टर्स से 25 फेवरेट एक्टर्स थे, उनमें से एक था। मान लो फेवरेट एक्टर ही एक होता, मान लो आप कह दो सर मान लो एक ही था, है ना, तो फिर इतना वन ऑफ लिखने की जरूरत थी क्या, सीधे लिख देता ना, सुशांत वॉज माई फेवरेट एक्टर, है ना, सेंटेंस ऐसे बन जाता। ये वन ऑफ है ना, वन ऑफ ये क्या बता रहा है, इस ऑफ प्रीपोजिशन के बाद में माई फेवरेट एक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं, उनमें से एक सुशांत है। तो ये वन ऑफ वाली स्ट्रक्चर को माइंड करें, कभी भी कमेंट में आप लिख देते हो सर यू आर वन ऑफ माई बेस्ट टीचर, अरे टीचर्स लिखो ना भाई, कई सारे टीचर्स होंगे आपके फेवरेट वाले, उनमें से एक हूं मैं, है ना, तो बेस्ट एक्टर्स में से सुशांत एक है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन को यूज किया जाए। दूसरी चीज सर इसकी वर्ब कैसी होगी, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स आर सुशांत, है ना। अब जैसे ही आप एक्टर्स देखते हो ना, तो उसकी वर्ब आप आर लगाने की कोशिश करोगे, भाई आपका तो सुशांत फेवरेट है, वन है फेवरेट, अगर वन फेवरेट है तो इज आएगा यहाँ पे, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स इज सुशांत, क्योंकि वो वन है इसलिए एक की बात हो रही है तो सुशांत आएगा। मान लो यहाँ लिख देता टू ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, अब लगा दो यहाँ पे आर सुशांत एंड प्रियंका, है ना, अब लगा दो आर, तो इस वन के होने की वजह से यहाँ पे इज आता और टू होने की वजह से यहाँ पे आर आएगा, इस एक्टर से इस वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा माइंड करा करो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं यार, फिर भी घूम जाता है कोई, थोड़ा सा भी जिसने रीडिंग अच्छी नहीं की ना, इन चीज़ों में घूम जाते हो आप, लॉजिक के साथ समझो, बड़ा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इंडिया शुड अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ टेकिंग साइड्स एट अ टाइम व्हेन द सिक्योरिटी काउंसिल इज गेटिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। इंडिया को अवॉइड करना चाहिए, स्टीयर क्लियर ऑफ होना चाहिए, दूर रहना चाहिए उस टेम्पटेशन से, उस लालच से, और किस चीज़ का, टेकिंग करने का, साइड्स को हिस्सेदारी या तरफदारी करने का, ऐसे एक वक्त पे जब सिक्योरिटी काउंसिल इस गेटिंग होती जा रही है मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइज्ड, एक तरफ झुकी हुई। तो कह रहा है कभी सिक्योरिटी काउंसिल किसी देश के खिलाफ हो जाती है, कभी किसी देश के खिलाफ हो जाती है, पोलराइजेशन हो रहा है, इसमें ध्रुवीकरण हो रहा है, बायसनेस आ रही है, एसिमेट्री आ रही है, ऐसे वक्त पे इंडिया को इस लालच से दूर रहना है, टेक साइड करने का, अवॉइड करना है इस चीज़ को। अवॉइड समझ गए ना, इसकी बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है स्टीयर, स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर लिख देता हूँ, स्टीयर क्लियर ऑफ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से दो हाथ दूर रहना। करेक्ट, टू सर्व दिस इट्स इंटरेस्ट एंड पुश फॉर इट्स एजेंडा ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड रिफॉर्म्स, इंडिया शुड अडॉप्ट वैल्यू बेस्ड पोजीशंस। कह रहा है सर्व करने के लिए, इसके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अपनी भलाइयों को, और पुश करने के लिए इसके एजेंडा को, इसके प्लान को दबाव डालने के लिए, और किस चीज़ का है, मल्टीलेटरिज्म का और रिफॉर्म्स का, जिसमें सुधार भी हों और सब आयाम, सबके सब एस्पेक्ट कवर भी हों, मल्टीलेटरिज्म वाले। कह रहे इस काम को करने के लिए हुआ क्या, कह रहे इंडिया को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए वैल्यू बेस्ड पोजीशंस को, ऐसी पोजीशंस लेनी है जिसमें कोई वैल्यू निकले, खोटा खोटा किसी से लड़ाई झगड़ा नेतागिरी नहीं करनी है। कह रहे वो पोजीशंस दैट आर नॉट ट्रांजेक्शनल, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जिसमें किसी का कोई मुनाफा नहीं है। कह रहा ऐसी पोजीशंस इंडिया को लेनी है, बिना मुनाफे का सोचे अपना, समझ गए ना, ट्रांजैक्शन ना हो, मुनाफा ना हो। कह रहा और इंडिया शुड एस्पायर फॉर द लीडरशिप ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। इंडिया को एस्पायर करना चाहिए लीडरशिप को, किसकी, नॉन परमानेंट मेंबर्स की काउंसिल के अंदर। परमानेंट तो इसको बना दीजिए, तो आप कोशिश करो नॉन परमानेंट के मेंबर हो जाओ, और परमानेंट वालों को इतना दबाव डाल दो कि वो परमानेंट आपको बनाने की कवायद शुरू कर दें। तो इंडिया को ये काम दोनों करने हैं। अच्छा, तीसरा काम कौन सा करना है, बी द वॉइस ऑफ द वीकर नेशंस, गरीब देशों की, वीकर नेशंस की वॉइस बनना है, उनकी आवाज़ बनना है। यहाँ भी शूट चिपकाना है एस्पायर के आगे, यहाँ भी शूट चिपका हुआ बी के आगे, इसीलिए एस्पायर्स नहीं आया,
और बिकम्स नहीं आया। समझ गए ना मेरी बात को? इंडिया के बाद में एस्पायर्स आना चाहिए था, शुड चिपका हुआ हेल्पिंग वर्ब, इसलिए एस्पायर को हमने लिखा। आज बार बार ये कॉन्सेप्ट आया तो मैं बार बार सबका ध्यान खींच रहा हूँ। एस्पायर करना मैंने आपको बता दिया, कोशिश करना, एम करना, स्ट्राइव करना, डिज़ायर करना, परस्यू करना, किसी चीज़ के पीछे भागना, सीख करना। समझ गए ना? एस्पायर करना। फटाफट से शेयर पे डाल दें वीडियो को, जरूर से सोशल मीडिया पे एक शेयर दें। कल मुझे बुरा लगा इस चीज़ का, मुझे यूट्यूब की टीम से बात करनी थी, उन्होंने बोला सर डायरेक्ट चैट सपोर्ट आपको तब मिलेगा जब आपके 1 लाख मेंबर्स होंगे। तो मैंने कहा मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब अपने 1 लाख होंगे ना। तो फटाफट से अगर आप शेयर डालेंगे, 8 से 10 हज़ार व्यूज अपनी आती हैं, 1 महीने में अपने 1 लाख मेंबर्स हो जाएंगे, सिल्वर प्ले बटन भी मिल जाएगा चैनल को, और यूट्यूब टीम से सीधे सीधे बात करने की फंक्शनैलिटी भी मिल जाएगी। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को अपडेट करें, है ना। शेयर करना और लाइक करना वीडियो को ना भूलें। आपके लाइक्स और शेयर ही इस चैनल को ग्रो करने में मुझे हेल्प करते हैं और इस कंटेंट को हर रोज़ बिना ब्रेक के लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। साइनिंग आउट।